नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सीधे आपको लेकर चलते हैं पूर्वोत्तर भारत, जहां त्रिपुरा में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। संतुलित विकास राष्ट्र के विकास के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। त्रिपुरा के लोगों ने दशकों तक यहां यही देखा है, यही अनुभव किया है। पहले यहां भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पहले जो सरकार यहां थी उसमें त्रिपुरा के विकास का न विजन था और न ही उसकी नीयत थी। गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। इस स्थिति को बदलने के लिए ही मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा, HIRA। H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवेज और A से एयरवेज। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यहां आने से पहले मैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की नवनिर्मित बिल्डिंग और दूसरी सुविधाओं को देखने गया था। त्रिपुरा की संस्कृति, यहां की विरासत, यहां का आर्किटेक्चर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हर यात्री को अब सबसे पहले नजर आएगा। त्रिपुरा की प्राकृतिक सुंदरता हो, उनाकोटी हिल्स के जनजातीय साथियों की कला हो, पत्थर की मूर्तियां हो, ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर पूरा त्रिपुरा सिमट आया है। नई सुविधाओं के बाद महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की क्षमता पहले की तुलना में 3 गुना और बढ़ गई है। अब यहां दर्जन भर विमानों को खड़ा किया जा सकता है। इससे त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जब यहां डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का, कोल्ड स्टोरेज का काम पूरा हो जाएगा तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के व्यापार कारोबार को नई ताकत मिलेगी। हमारे महाराजा वीर विक्रम जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में त्रिपुरा को नई ऊंचाई दी थी। आज वो त्रिपुरा का विकास होते देखकर, यहां के लोगों के प्रयासों को देखकर बहुत खुश होंगे। साथियों, आज त्रिपुरा की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ ही इसे नॉर्थ ईस्ट के गेटवे के रूप में विकसित करने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। रोड हो, रेल हो, एयर हो या फिर वाटरवे कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश हमारी सरकार कर रही है उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब त्रिपुरा इस क्षेत्र में व्यापार, कारोबार का नया हब बन रहा है, ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है। रेल और रोड से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी ने यहां का कायाकल्प करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार
अगरतला अखौरा रेल लिंक को भी तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रही है। भाई और बहनों, केंद्र और राज्य में जब विकास को सर्वोपरि रखने वाली सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल, डबल इंजन की सरकार यानी भरपूर संवेदनशीलता, डबल इंजन की सरकार यानी लोगों के सामर्थ्य को बढ़ावा, डबल इंजन की सरकार यानी सेवा भाव, समर्पण भाव, डबल इंजन की सरकार यानी संकल्पों की सिद्धि और डबल इंजन की सरकार यानी समृद्धि की तरफ एकजुट प्रयास। आज यहां जिस मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हो रही है वो इसी का एक उदाहरण है। जब हर घर में नल से जल का कनेक्शन होगा, जब हर गरीब के पास पक्की छत होगी, और अभी मैं कुछ लाभार्थियों से मिलकर के आया, उनका खुद का अनुभव क्या है इस योजनाओं से, उसको समझने का मैं प्रयास करता था। लेकिन एक बेटी जिसको घर मिलना तय हुआ है, अभी तो सिर्फ फ्लोर का ही काम हुआ है, अभी दीवारें बाकी है, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। ये खुशी, ये सरकार जन सामान्य की खुशी के लिए समर्पित है। जब हर पात्र परिवार के पास आयुष्मान योजना का कार्ड होगा, एक ऐसा परिवार मुझे मिला जहां मां और नौजवान बेटा दोनों को कैंसर हुआ था। आयुष्मान भारत योजना के कारण मां की जिंदगी, बेटे की जिंदगी, उसको उपयुक्त सारवार मिल पाई। जब हर गरीब के पास बीमा सुरक्षा कवच होगा, जब हर बच्चे के पास पढ़ने का अवसर होगा, हर किसान के पास केसीसी कार्ड होगा, हर गांव में अच्छी सड़कें होगी, तो गरीब का आत्मविश्वास बढ़ेगा, गरीब का जीवन आसान बनेगा, मेरे देश का हर नागरिक सशक्त होगा, मेरा गरीब सशक्त होगा। यही आत्मविश्वास समृद्धि का आधार है, संपन्नता का आधार है। इसलिए ही मैंने लाल किले से ये कहा था कि अब हमें योजनाओं के हर लाभार्थी तक खुद पहुंचना होगा, योजनाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा ने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसे साल में जब त्रिपुरा अपने पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव और गरीब के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में त्रिपुरा पहले ही देश के अग्रणी राज्यों में है। ग्राम समृद्धि योजना त्रिपुरा के इस रिकॉर्ड को और बेहतर बनाएगी। 20 से अधिक मूल सुविधाएं हर गांव, हर गरीब परिवार को मिले, ये सुनिश्चित किया गया। मुझे ये बात भी पसंद आई कि जो गांव 100% लक्ष्यों को पहले हासिल करेंगे, उनको लाखों की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे विकास के लिए एक स्वस्थ स्पर्धा भी विकसित होगी। साथियों, आज त्रिपुरा में जो सरकार है वो गरीब का दुख भी समझती है और
और गरीब के लिए संवेदनशील भी है। हमारे मीडिया वाले साथी इसकी बहुत चर्चा नहीं करते, इसलिए मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ग्रामीण उस पर काम शुरू हुआ तो एक मुश्किल आई कच्चे घर की सरकारी परिभाषा से। पहले जो सरकार यहां थी उसने व्यवस्था बनाई थी कि जिस घर में लोहे की चादर से बनी छत होगी उसे कच्चा घर नहीं माना जाएगा। यानी घर के अंदर की सुविधाएं भले ही जर्जर हो, दीवारें मिट्टी की हो, लेकिन छत पर लोहे की चादर होने भर से उस घर को कच्चा नहीं माना जाता था। इस वजह से त्रिपुरा के हजारों ग्रामीण परिवार पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित थे। मैं प्रशंसा करूंगा मेरे साथी विप्लव देव जी की, क्योंकि वो इस विषय को लेकर के मेरे पास आए। केंद्र सरकार के सामने उन्हें सारी चीजें उन्होंने रखी, सबूतों के साथ रखी। इसके बाद भारत सरकार ने भी अपने नियम बदले, परिभाषा को भी बदल दिया और इस वजह से त्रिपुरा के 1,80,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर का हकदार बनाया गया। तो मोदी सरकार के दौरान जो डबल इंजन की सरकारें हैं उससे किस तरीके के फायदे राज्यों को हो रहे हैं, त्रिपुरा में इसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। और ऐसे ही बीजेपी की एक डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं। पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना। आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे।
जीरो टॉलरेंस। पहली बार आपने देखा होगा 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं, और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, वे भी अब भूल गए। उनको मालूम है अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव को वो निशाने पर लेते हुए कह रहे हैं कि अखिलेश को देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। और सपने को लेकर वो जो अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो दरअसल सपने पर अखिलेश यादव की तरफ से बयान क्या दिया गया था, ये जरा सुनिए पहले आप। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेता कैसे सपनों में सत्ता का ख्वाब बुन रहे हैं, आपने सुना। और अब इस वक्त बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दरअसल दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,481 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई। दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो संक्रमण दर है, वो बढ़ गया है 8.37%। फिलहाल दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुकी है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। दिल्ली सरकार की तरफ से आज महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का भी ऐलान किया गया है। शनिवार रविवार दिल्ली में अब कर्फ्यू रहेगा। साथ ही जितने सरकारी दफ्तर हैं उनमें सब में इसेंशियल सर्विसेज के दफ्तरों को छोड़कर वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। हम फिलहाल और जानकारी के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं। प्रफुल्ल, मतलब दिल्ली पर खतरा बढ़ता हुआ, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.37%। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले और दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना की वो लगातार बढ़ रही है। कल तक ये 6.46% थी, जो आज बढ़कर 8.37% हो गई। बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखें तो 5,400 के ज्यादा मामले जो है दिल्ली में रिपोर्ट हुए हैं, तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज दिल्ली में जो है डीडीए में जो बैठक हुई थी उसमें भी काफी कड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि जो ये है जो फैल रहा है, जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट आ रही है, इसको रोका जा सके। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि भीड़ जो है कम से कम रहे सड़कों पे, और इसीलिए वीकेंड लॉकडाउन जैसी चीजों को भी लाया गया है ताकि पॉजिटिविटी रेट को कम किया जा सके। सरकार की तरफ से आज ये कहा भी गया जब मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए कि घबराना नहीं है, लेकिन मास्क को अपना हथियार बनाना है और बिना जरूरत के घर से बाहर नहीं निकलना। और इस सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये खबर तब आई जब दिल्ली में पाबंदियों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद पंजाब और उत्तराखंड चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए थे, रैलियां कर रहे थे, भारी भीड़ के बीच मार्च निकाल रहे थे। लेकिन अब केजरीवाल सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। 3 जनवरी 2022 यानी कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के देहरादून में रैली को संबोधित किया। 2 जनवरी को केजरीवाल यूपी की राजधानी लखनऊ में थे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साल के पहले दिन 1 जनवरी को केजरीवाल पंजाब के अमृतसर में राम तीरथ मंदिर पहुंचे। उसी परिसर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 31 दिसंबर को केजरीवाल पंजाब के ही पटियाला शहर गए, जहां उन्होंने शांति मार्च में हिस्सा लिया। और 30 दिसंबर को केजरीवाल चंडीगढ़ में थे, जहां नगर निगम नतीजों को लेकर विजय रैली उन्होंने आयोजित की। उत्तराखंड से यूपी होते हुए पंजाब तक केजरीवाल की उपस्थिति चर्चाओं में बनी हुई है। उसकी वजह है कोरोना। चुनावी प्रचार में जुटे केजरीवाल को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया और इसकी जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा,
मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, लक्षण हल्के हैं, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हों वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच कराएं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पॉजिटिव पाए गए हैं। सिम्टम्स अभी काफ़ी हल्के हैं और वो आइसोलेशन में हैं और उन्होंने अपील की है कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए वो भी आइसोलेशन में जाएं। एक तरफ दिल्ली फिर से कोरोना की चपेट में है और दूसरी तरफ खुद दिल्ली के सीएम को कोरोना हो गया है। चुनावी माहौल में एबीपी न्यूज लगातार नेताओं से कोरोना से संभलने की अपील भी करता रहा है, बावजूद इसके नेता मानने को तैयार नहीं है। पिछले कई दिन से नाराज बैठे जयंत चौधरी के मान जाने की खबर है। सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के साथ जो पेच फंसा हुआ था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 10 जनवरी को रैली करके जयंत सब कुछ ठीक ठाक होने का संदेश देंगे, लेकिन इस पूरी खबर में राज की बात क्या है, रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो तनातनी चल रही थी वो तनातनी खत्म होने की ओर है। एबीपी न्यूज पर कल शाम खबर चली कि दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। अब जयंत चौधरी की ओर से कहा गया कि 10 जनवरी को आगरा की रैली में वो सब कुछ ठीक होने का संदेश देंगे। जयंत कम से कम 36 सीटें मांग रहे हैं, जबकि अखिलेश इतने पर राजी नहीं हो रहे और जयंत इसी वजह से प्रचार से दूर थे। सूत्रों के मुताबिक सीटों की संख्या को लेकर तो कुछ अड़चने हैं ही हैं, लेकिन कौन सी सीटों पर चुनाव कौन लड़े ये भी एक बात है। मसलन मुजफ्फरनगर जिले की सीटों पर जयंत चौधरी कुछ ज्यादा दावा कर रहे हैं, वहीं मेरठ की जो 2 सीटें उन्हें अखिलेश थमा रहे हैं उनमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और इन सभी मुद्दों को लेकर अखिलेश पूरी तरीके से खुलने को तैयार नहीं हो रहे थे। यही जयंत के उद्विग्न होने का कारण बन रही थी। सूत्रों के मुताबिक जयंत की नाराजगी की खबर भांपकर बीजेपी नेताओं ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी की, लेकिन बात ज्यादा दूर तक नहीं गई। दरअसल जयंत और अखिलेश दोनों ही समझ रहे हैं कि फिलहाल दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो जयंत जैसे ही थोड़ा नाराज हुए, अखिलेश ने तुरंत कमान संभाल ली अपने हाथ में और ये तय हुआ कि सम्मानजनक सीटें तो उनको दी जाएंगी, साथ ही साथ ऐसी सीटें जहां पर आरएलडी नहीं लड़ना चाहती है वहां पर समाजवादी पार्टी, जो कि उसकी कार्य योजना थी कि अपने कुछ उम्मीदवार हैंडपंप के चुनाव चिन्ह यानी जो आरएलडी का है उससे लड़ाया जाए, वो सपा दे देगी आरएलडी को। 2-3 सीटों को लेकर मामला अभी उलझा है। उसमें मुजफ्फरनगर की हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक वाली सीट है, जिस पर आरएलडी दावा कर रही है। आगे बढ़ते हैं। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच वायरस का अटैक राजनेताओं पर हो रहा है। प्रियंका गांधी के घर में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी संक्रमित हैं। राज ठाकरे के करीबी स्टाफ को भी कोरोना होने की रिपोर्ट आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब से कुछ दिन पहले इसी तरह रैलियों की भीड़ में दिखती थी। एबीपी न्यूज से बात कर प्रियंका कह रही थी कि रैलियां रद्द कर सकते हैं, लेकिन अब प्रियंका खुद सेल्फ आइसोलेशन में चली गई है। प्रियंका ने खुद जानकारी दी कि उनके परिवार के एक सदस्य को कोरोना हुआ है और एक स्टाफ भी पॉजिटिव आया है, जिसके बाद से उन्होंने चुनावी कार्यक्रम कैंसिल किए और सेल्फ आइसोलेशन में चली गई। मोदी सरकार में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली की रैली को फोन से संबोधित भी किया था। मैं अभिनंदन करता हूं योगी आदित्यनाथ जी का, उनके डिप्टी सेवक केशव मौर्य। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के स्टाफ का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुआ है। स्टाफ के दूसरे कर्मचारियों की भी कोरोना जांच जारी है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मांझी का परिवार भी कोरोना अटैक की चपेट में आ गया है
उन्हें, उनके परिवार और स्टाफ को मिलाकर कुल 18 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनोज तिवारी पर कोरोना की मार। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और आइसोलेशन में चले गए हैं। बाबुल सुप्रियो को कोरोना संक्रमण। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाबुल की पत्नी, पिता और कई स्टाफ भी संक्रमित मिले हैं। संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।